अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आमीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ और मकबूल जान और जफ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, पंजाब असम्बली की तहलील के इशू पर सूरत हाल हर पल तब्दील हो रही है। गवर्नर पंजाब की एडवाइस पर स्पीकर पंजाब असम्बली ने इजलास बुलाने से इनकार कर दिया और वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट नहीं लिया। तो स्पीकर पंजाब असम्बली ने गवर्नर के एतमाद का वोट लेने का हुक्म ही गैर कानूनी करार दे दिया है और इस सिलसिले में सदर मुमलिकत को आज ही खत लिखने का इम्कान भी है। तो इस वक्त पंजाब की सियासत में सबसे अहम सवाल ये है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब रहेंगे या नहीं, या फिर ये मामला अदालतों में जाएगा, क्योंकि इससे पहले खबरें ये आ रही थी कि अगर आज 4 बजे इजलास ना बुलाया गया तो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। और राना सनाउल्लाह ने यह भी कह दिया है कि पंजाब में गवर्नर राज भी लग सकता है। और यह साहब, क्या वाकई मामला इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि गवर्नर राज जैसे गैर जमहूरी इक़दाम की बातें हो रही हैं? देखिए, पहली बात तो है गवर्नर राज भी जमहूरी इक़दाम है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है उसकी मौजूद। जमहूरी इक़दाम तो तब कहे ना, गैर जमहूरी कि वो अपना उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जमहूरियत की और वो है, लेकिन गवर्नर राज की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हाँ, एग्जैक्टली। रिक्वायरमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चीज़ होती है कि वो कुछ दलीलें देता है कि ये शख्स जो है ये मेजॉरिटी ऑफ द हाउस जो है उसको गवर्न नहीं कर रहा, यानी इस वक्त उसको अक्सरियत हासिल नहीं। उसमें ये होता है कि 10-15 मेंबर छोड़ के चले गए, वो अलग ग्रुप बना लिया, उन्होंने कहा नहीं रहते, 8-10 वजीरों ने इस्तीफा दे दिया, बल्कि मेंबरशिप से भी इस्तीफा दे दिया। कुछ पार्टी के लोग जो थे वो अपना इस्तीफा दे के असम्बली से चले गए। लेकिन ये कि जनाब उसका आपस में इख्तलाफ है, इमरान खान का उसका, और जनाब एक वजीर ने आपस में तू तरा हुई, ये कोई रीज़न नहीं होती। एक तो ये बात है, लेकिन असल मसला जो बुनियादी तौर पर यह है कि ये हमारे सारे जो सियासतदान हैं ये रोज़ रोते हैं जाके कि हमें अदालतें जो हैं वो हमें नायल करती हैं। एक इलेक्टेड वज़ीर आज़म को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सिर्फ राइजिंग ऑफ द कोर्ट की सजा दी और उसको इसलिए घर से बाहर भेज दिया वज़ारत उज़्मा से क्योंकि उसने एक ख़त नहीं लिखा था अदालत के कहने के ऊपर। एक वज़ीर आज़म था, उसको पनामा से लाते लाते अकामा में निकाल दिया। ठीक इसी तरह और भी कहिए, फलां को यूं कर दिया, फलां को ये कर दिया। अभी इमरान खान के मामले में स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जो है अदालत क्यों बीच में आ गई, स्पीकर जो था उसने एक रूलिंग दे दी थी, वो तो चैलेंजेबल नहीं है, रात को अदालत लग गई। ये क्यों लगती? आप इस किताब को नहीं पढ़ते और इस किताब पे अमल नहीं करते जो किताब आपने खुद तहरीर की। कौन इजलास बुला सकता है? असेंबली का इजलास पाकिस्तान का आइन कहता है स्पीकर के अलावा कोई और नहीं बुला सकता, उल्टा लटक जाए नहीं बुला सकता। आइन में प्रोविजन नहीं है। वो कहते ये है समनिंग एंड प्रोरोगेशन ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, आर्टिकल 109 क्लियर। समन द गवर्नर मे फॉर टाइम टू टाइम समन द प्रोविंशियल असेंबली टू मीट एंड सच टाइम एंड प्लेस एज ही थिंक्स फिट। और उसके साथ वो कहता है प्रोरोग द प्रोविंशियल असेंबली, लेकिन ये स्पीकर बुलाता है उसके कहने के ऊपर, ऑन द एडवाइस ऑफ द स्पीकर। गवर्नर करता है लेकिन वो बुलाता है किसके ऊपर? उसके कहने के ऊपर। अब स्पीकर का ये इख्तियार है, आर्टिकल 9 क्लियर है, इसके अंदर प्रोरोगेशन कौन। अब इसके ऊपर अगर उसने कहा है कि जुमेरात को इजलास बुलाओ तो उसका गुनाहगार कौन होगा? इजलास कौन बुलाता है? वज़ीर आला? नहीं, इजलास तो स्पीकर बुलाता है। बिल्कुल। तो वह ज्यादा एक्शन अगर लेगा भी तो स्पीकर के खिलाफ लेगा, लेकिन स्पीकर कल अपनी एक रूलिंग दे चुका हुआ है कि इस वक्त वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पेश हो चुका हुआ है। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब पेश हो जाए तो वज़ीर आला को तो खत्म ही नहीं किया जा सकता। चे जाए कि अपना उसका वजह ना असेंबली को खत्म किया जाए, चे जाए कि वज़ीर आला से कहा जाए तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस पहले तो नो कॉन्फिडेंस साबित करो, यानी आपने एक वो। तो इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी नून लीग इंतहाई कंफ्यूज है। तो कल भी आपने जो आर्टिकल 130 के सबसेक्शन 7 है वो भी कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है कि समन कर सकता है गवर्नर पंजाब। तो इस पे जरा बताइएगा, इसकी ये कंफ्यूजन भी दूर कर दें। 130 का सबसेक्शन कहता है द चीफ मिनिस्टर, ये भी है कि अगर आज शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेयर ऑफ द गवर्नर बट द गवर्नर शैल नॉट एक्सरसाइज हिज पावर अंडर दिस क्लॉज unless he is satisfied as chief minister does not command the confidence of the majority of the members of the provincial assembly, in which case shall summon the provincial assembly and require the chief minister to obtain a vote of the confidence. अब समनिंग कौन करता है? ठीक है ना, गवर्नर कैन समन ऑन द बेसिस ऑफ दिस। अब असल मसला यह है कि आप रूलिंग दे, अब होना तो ये चाहिए था कि आप पहले वो नो कॉन्फ्रेंस का मूव आपने किया हुआ था, आप नो कॉन्फ्रेंस के मूव के ऊपर आप चलते और आप बिल्कुल कर भी सकते ना जारी इजलास में, तो वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस हो सकता है। शैतानी क्या की गई? शैतानी ये की गई है कि पहले हम नो कॉन्फ्रेंस मूव लेंगे, वो हम पेश नहीं करेंगे
1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं पेश करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब परवेज लाई ने 2 महीने तक पेश नहीं होने दी और जब अपने बंदे पूरे हो गए तो उसने पेश कर दिया। उसके अपने टेन्योर के अंदर ये उसका मामला रहा। ठीक है, इस वक्त होगा क्या कि ये उन्होंने ये सोचा कि होगा, साथ ही उनको ख्याल आया कि नो कॉन्फिडेंस में तो हमें अपने बंदे पूरे करने पड़ेंगे। नंबर गेम नहीं बंदे पूरे करने पड़ेंगे। इसमें नो कॉन्फिडेंस होता है कि अपोजिशन बंदे पूरे करती है, तो हम पूरे न किए तो हम तो जलील हो जाएंगे। ठीक, फिर उन्होंने उसका स्पीकर के खिलाफ कर दिया कि नो कॉन्फिडेंस मूव स्पीकर का करो। वो खुफिया बैलेट रायशुमारी होती है, खुफिया बैलेट रायशुमारी में हम करेंगे कि जी 4 बंदों को पकड़ लिया, तुम ना करो वो। और उसके बाद उन्होंने एक और काम किया कि उन्होंने कहा वजीर आला से कहो, इसमें हम कुछ लोगों को कायल कर देंगे टू फॉर एब्सटेनमेंट। ठीक है कि तुम पीछे हट जाओ, ना दे, वोट देने आए ना, देने ना, और उसमें वो 186 नहीं ले सकेगा और वजीर आला नहीं रहेगा। अच्छा। लेकिन उसके बावजूद भी वो उस वक्त तक नए वजीर आला तक वजीर आला रहता है उसके इंतखाब तक, जब तक, क्योंकि खाली तो आफत नहीं हो सकता। ठीक है, वजीर आला का चार्ज कोई और नहीं, गवर्नर का चार्ज तो स्पीकर ले लेगा, वजीर आला का चार्ज का चीफ सेक्रेटरी को देंगे। और नोटिफिकेशनें नहीं होती, वजीर आला इलेक्ट हुआ करता है, बिल्कुल गजट के अंदर आता है। ये कोई चीफ सेक्रेटरी नहीं है, ये कोई औरिया मकबूल जान नहीं है, उधर से जैसे ट्रांसफर कर दो जफर लाली नहीं है, उसको कहो आज तुम स्पेशल सेक्रेटरी से वो सेक्रेटरी लगा, नोटिफिकेशन कैबिनेट सेक्रेटरीट ने कर दिया। मजाक बनाया हुआ है, पता नहीं राना सनाउल्लाह किधर से पढ़ के, हालांकि एडवोकेट है, मुझे तो शर्म आती है एडवोकेट कराने से भी। चले हिलाली साहब की तरफ चलते हैं, उनसे भी जरा इस मामले में बात करते हैं। हिलाली साहब, अब आज पंजाब असेंबली का इजलास नहीं हुआ है और ये सुनने में आ रहा है कि जी गवर्नर पंजाब एक नया नोटिफिकेशन जारी करने वाले हैं, तो आपको क्या लगता है नोटिफिकेशन मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? क्या गवर्नर राज की बात होगी या फिर वजीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जाएगा? रामीन, ये हमें सोचना चाहिए कि ये जो हो रहा है इसका मकसद क्या है। आपका सवाल मैं आऊंगा, मगर मैं ये हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए ये सब क्यों हो रहा है। जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ऐसा लगता है कि इन्होंने पढ़ाई नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, और ये खामखा लड़ाई एक लिहाज से हो रहा है, मगर क्यों हो रहा है और किसका फायदा है? किसका फायदा? अब मैं कह रहा हूं पीटीआई का कोई फायदा नहीं है। पीटीआई डिसोल्यूशन चाहती है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, और वो वही चाहती है और जल्द से जल्द। मगर क्या ये पीडीएम का नहीं है फायदा? बिल्कुल है। ये परवेज इलाही साहब का फायदा नहीं है? बिल्कुल है। और क्या अगर इन दोनों का फायदा है तो ये भी सोचना चाहिए कि कौन और है जिसका फायदा अमूमन हम एसोसिएट करते हैं ऐसी चीजों में, इतने मेजर डेवलपमेंट्स में? क्या एस्टैब्लिशमेंट? तो फिर दैट रेजेस द क्वेश्चन, क्या एस्टैब्लिशमेंट वाकई न्यूट्रल है? क्या वाकई पॉलिटिकल हो गया है? तो वो भी कुछ डिस्कशन उस पर भी हो सकता है। तो पहली बात तो मैं कहूंगा कि किसका फायदा हो रहा है। पीडीएम चाहती है और 6 महीने, भाई आईजी लगाएगा, सिविल वो चीफ सेक्रेटरी लगाएंगे और अफसर लगाएंगे, बड़ा जरूरी है। लीडिंग अप टू द इलेक्शन, लीडिंग अप टू द इंटरिम गवर्नमेंट, ऐसे चीजें और ऐसे डेवलपमेंट्स करें। और अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारा सिविल सर्विस अब इतना पॉलिटिसाइज हो गया है शरीफ्स और जरदारीज के तहत कि इट हैज, अब तो ये पार्टी में समझे इनकी पार्टी ऑफिसेज हो गए हैं, ये चीफ सेक्रेटरी और आईजी। अच्छा। ये वो तो हाँ, तो ये एक होगा। दूसरी बात क्या है? जेरीमैंडरिंग और डीलिमिटिंग कॉन्स्टिट्यूएंसी और रीअरेंजिंग। देखिए, जब आप ऐसे खुशकिस्मत है कि इलेक्शन कमीशन भी आपके साथ है, तो फिर आप ये मौका इस्तेमाल करें टू रीअरेंज और डीलिमिट फ्रेश। मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आप एक कंस्टिट्यूएंसी में 1000 वोट से जीत रहे हैं और आपका जो अपोजिंग पार्टी है उसके पास सिर्फ 200 वोट है, इन अदर वर्ड 1000 वोट है, सॉरी 10,000 से आप जीत रहे हैं, 1000 वोट है एज अ इलिस्ट्रेशन, तो ये जो 9000 वोट्स हैं ये तो बेकार हो गए ना। इनको आपकी जरूरत नहीं थी, आप 1 वोट से भी जीत सकते थे, तो आप 100 वोट से जीतते थे और 8000 वोट्स और 9000 वोट्स कोई और कंस्टिट्यूएंसी में चले जाता है जिधर आपके सपोर्टर्स इतने नहीं हैं। तो दैट मीन्स कि आपके वोटर्स
बहुत बेहतर चांसेस आपके हो जाते हैं दूसरी कंस्टिट्यूएंसी में। तो ये भी हो सकता है, ये एक मेजर गोल होता है। तीसरी बात ये है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहते हैं इमरान खान को, क्या ये आप समझते हैं ये डिस्क्वालिफिकेशन जबरदस्त एडवांटेज होगा उनको, और जो चीजें उस पे और क्या क्या नहीं होंगे, तो एविडेंस कलेक्ट करना, सुनना, बताना जो भी है वो हो सकता है। तो मैं समझता हूं ये हूं कि ये बड़े अच्छे थिंग, और इन द ड्यूरेशन, इन द मीन टाइम, अगर इन लोग कुछ ऐसे इकोनॉमिक स्टेप्स ले लें, कुछ थोड़ा सा इन्फ्लेशन कम हो गया तो लोगों की नफरत जो है पीडीएम के खिलाफ वो शायद कम हो जाए, तो इलेक्शन में इट विल डू देम अ फेवर। मगर पीटीआई के भी मोटिव्स इतने अच्छे नहीं है, हमें इतने नोबल नहीं है जितने हम समझते हैं शायद होना चाहिए। अच्छा। मिसाल के तौर पे वो क्यों ले रहे हैं, उनको पैसे चाहिए। वो 30% ऑफ 2 बिलियन के 30% उनके जेब में जाएंगे, उनके खीसे में जाएंगे। Isn't that good? वो बिल्कुल, और प्रोजेक्ट्स बनेंगे। गुजरात के लोग खास तौर वो कहेंगे पीटीआई का तो नहीं ना, आखिरी का फायदा है ना, कुछ तो किया है। नहीं माने पीटीआई का इनडायरेक्टली हो रहा है ना। अच्छा, आखिर वाफ लीग ने जो मनूवर किया है, पीटीआई कह सकता था उनको कि नहीं वी डोंट एग्री विद दिस, ये तो सीधा सादा वही पुरानी बातें हो रही, हम नहीं चाहते, हम आपसे डिसएसोसिएट करते हैं। हाँ, फॉर एग्जाम्पल देखो, अच्छा एस्टेब्लिशमेंट जो है मैं तो समझता हूं उनको इस वक्त क्या एपॉलिटिकल हो गए, न्यूट्रल हो गए। तो बाजवा साहब तो अभी भी लोगों को जाके मिल रहे हैं, साकिब निसार साहब को उन्होंने मिला है, पता नहीं किस किस्म का वो विजिट था, मगर ही इज मीटिंग देम। स्वाति साहब का तो कुछ कम नहीं हुआ उसके, उनके खिलाफ जो चीजें थे। तो अब ऑडियोज भी दिन बे दिन ऑडियोज आ रहे हैं, तो क्या ये किधर से आ रहे हैं, ये ऐसे ही आ रहे हैं जिसको इंसिडेंटली आ रहे हैं, शायद ये हो। अगर आप मुझे ये बताएं, जब पब्लिक सर्वेस बता रहे हैं कि हर आदमी पब्लिक का चाहता है इलेक्शन, जब पब्लिक सर्विस ये बता रहे हैं कि इमरान खान वुड विन बाय अ लॉट, और ऐसे लग रहा है कि अगर आप अभी रोकें पब्लिक की ख्वाहिश तो क्लैशेस हो। ये जो अभी असद क्या नाम है इनका, ये फवाद के साथ जो बात कर रहे थे मिस्टर इनके पीटीआई के जो है, वो तो कह रहे थे इन सो मेनी वर्ड्स, हाँ कि ये सब नहीं चलेगा ऐसा। तो मैं समझता हूं एक न्यू ऑर्डर जब आता है तो बहुत सारे लोग ओल्ड ऑर्डर के वो अनहैप्पी होते हैं, और ये हो रहा है। और खुदा ना करे कि क्लैशेस हो, मगर ये रिस्क लेना कोई ज़रूरत नहीं थी मेरे ख्याल में। पूरी दुनिया कहती है इलेक्शंस आर नेसेसरी, और अभी होना था इलेक्शन। ठीक है। और ये सब हिलाली साहब ने बड़ा ज़बरदस्त सवाल दे दिया मुझे, जो लेके मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। पॉलिटिकल कैओस जो इस वक्त मचा हुआ है, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? देखिए, सबसे बड़ा बेनिफिशियरी सिर्फ पीटीआई है, कोई और नहीं हो सकता। अच्छा, उसकी वजह यह है कि देखिए आज की रात, जो कहते हैं आज की रात बचेंगे तो सार देखेंगे, आज की रात बहुत अहम है। अच्छा, 2-3 चीज़ें हैं कि जो किसी न किसी तौर पे सामने आ जाएंगी गुज़श्ता 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में। अगर वो डिसॉल्व करते हैं, तो नूनी का जो इजलास हुआ उसमें आपस में बहुत गर्मा गर्मी हुई है। अच्छा, आधे से ज्यादा कह रहे थे कि आप अदालत में जाएं, और आधे से ज्यादा कहते डी नोटिफाई करें। डी नोटिफाई करेंगे तो कौन है जो वजीर आला को जाके हथकड़ी लगाएगा और उसको वहां से निकालेगा? क्या आईजी उठ के चला जाएगा, और आईजी किसकी बात मानेगा? क्या डी नोटिफिकेशन का कोई इख्तियार मौजूद है किसी किस्म का? एक चीज। दूसरी बात यह है कि चलो प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो मौजूद है, क्या फेडरल गवर्नमेंट आएगी? और फेडरल गवर्नमेंट 243, 245 के तहत आएगी, फौज आएगी। और अगर फौज और रेंजर्स आती है तो फिर किसका चेहरा आवाम के सामने आएगा? एस्टैब्लिशमेंट का आएगा ना। एस्टैब्लिशमेंट का पता चल जाएगा कि ये पीछे कौन है, तो वो जो रेत की बोरी सामने रखी हुई है वो उतर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि ये अगर तो ऐसा इमेज बिल्ड हो गया बीच में कि इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट को खत्म करने, और खासतौर पर पिराई की गवर्नमेंट को खत्म करने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने किसी और का सहारा लिया, तो ये तो ऑब्वियस हो जाएगा ना, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के पास इस्लामाबाद की पुलिस है, उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है।
ठीक, FIA को भेजेंगे। FIA की टोटल औकात क्या है? एक पुलिस के थाने के बराबर की औकात है वो उसकी ठीक, कर नहीं सकते। आज आके उनको कहना पड़ेगा रेंजर्स को या फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस को, और रेंजर्स का हेड जो होगा वो जो है वो एक लेफ्टिनेंट जनरल होता है, और वो किससे अहकामात देता है? अगरचे को वो प्रोविंस की फोर्स है, जैसे ISI भी प्राइम मिनिस्टर की है, लेकिन बुनियादी तौर पर वो डिसिप्लिन के तहत आर्मी चीफ के मतहत हैं। तो क्या वो आएंगे? एक सवाल, ठीक, वही सवाल जो उस जमाने में पूछा गया था कि जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर था और उस वक्त स्पीकर एक ऑर्डर पास कर रहा था, तो वैन किसने भेजी थी? प्राइम मिनिस्टर से ऊपर को बंदा था जिसने भेजी थी। किसने वहां जाके उसको अनसर्कल किया था? कोई और ऊपर था, तो उसने अदालतें कैसे लगी? सवाल हुआ। आप 10 अप्रैल को नहीं भूले अभी तक, ठीक, तो आज क्या तारीख है? आज 21 तारीख। आप 22 को भी नहीं भूलेंगे फिर। अच्छा, अगर आपने ये कर ली। एक तो ये, ठीक है। दूसरी बात यह है कि पूरे का पूरा ऑनस्लॉट जो है वो रखा गया। लग रहा है ऐसे कि इमरान खान को इस थोड़े से अरसे के अंदर जिस तरह भी हो सकता है हम किसी तौर पर इसको हम नाहल भी करें, और दूसरा यह है कि इसको जलील और रुस्वा करें, जो कि बहुत मुश्किल है। मैं एक आर्टिकल पढ़ देता हूं आइन का। ठीक है, ये आर्टिकल है 46 45 प्रेसिडेंट्स पावर टू ग्रांट पार्डन। ठीक है, द प्रेसिडेंट शेल हैव पावर, शेल यानी मैंडेटरी लफ्ज है, Exactly. यानी विल नहीं और चीज नहीं है, मे नहीं है। हैव पावर टू ग्रांट पार्डन, माफी दे दे, रिप्रीव एंड रेस्पाइट एंड टू रिमिट, सस्पेंड और कम्यूट एनी सेंटेंस पास बाय एनी कोर्ट, ट्राइब्यूनल और अदर अथॉरिटी। अच्छा, ये इतनी बड़ी पावर है कि अगर वो कम से कम ये कर सकता है कि अगर उसको इलेक्शन ट्रिब्यूनल नायल कर देता है तो उसको सजा को सस्पेंड कर दे कि ये मैं सजा उसको अगले साल अगले इलेक्शन के बाद करता हूं। अच्छा, ठीक, कोई और सजा है। अब इस वक्त देखे 3-4 अजीब गरीब केस चल रहे हैं इमरान खान का। अब एक ऑडियो लीक, जैसे उन्होंने कहा जी, ऑडियो लीक शुरू हुई। ऑडियो लीक कौन करता है? पाकिस्तान में कोई स्कॉटलैंड यार्ड बैठा हुआ है, कोई और इस किस्म के प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स बैठे हुए हैं, कोई उन्होंने दुकानें खोली हुई हैं कि टेलीफोन की लीक्स करो। मैं आज कॉलम मैंने लिखा है, मैंने कहा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के ज़माने में अगर बरतानिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के पास ये चीज़ें होती, ऑडियो लीक्स की और इस किस्म की चीज़ें, या फातिमा जिन्ना के ज़माने में इस तरह की चीज़ें की सूरत होती, यानी हम तो बदतरीन ज़माने के अंदर रह रहे थे। वो तो पॉलिटिक्स छोड़ जाते, कायद-ए-आज़म तो 1929 में छोड़ के चले गए थे इंडियन पॉलिटिक्स को। यानी पाकिस्तान में इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट की जंग है वो पाकिस्तान की बदतरीन जमाने की जंग है। 1977 के अंदर हमें याद है अच्छी तरह कि अगर यही गलाजतें और यही हथकंडे जो है जो भुट्टो के जमाने में होते, तो बाजार बात है जुल्फिकार अली भुट्टो के जमाने के मुकाबले में जो पॉलिटिशियन थे, जिनमें नामज़द नसरुल्लाह थे, असगर खान थे, उसके बाद मुफ्ती महमूद थे, मौलाना मौजूद थे, वो छोड़ जाते पॉलिटिक्स। यानी आपने पाकिस्तान की पूरी माशरे के अंदर गलाजत का तूफान खड़ा कर दिया। टेहरियान का केस है फॉर एग्जाम्पल। 3 चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे पाकिस्तान के अंदर केस किया जा सकता है जी। कोई बच्ची ये कहे कि मेरे बाप फलां है और उसके अंदर मेरा जायदाद का हक है, मुझे जायदाद लेके दो, क्या उसने पाकिस्तान की किसी अदालत में रजू किया? बाप ये कहे कि मैं बच्ची की कस्टडी लेना चाहता हूं, मुझे भी कस्टडी देती, वो लिया जा सकता है। या तीसरी तौर पर कोई और एक आदमी कहे कि इन लोगों ने मिलकर अपना हमारा हक पे गसब किया हुआ है। बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है, ना पाकिस्तान में और ना पाकिस्तान के बाहर के वल्दियतें साबित करनी और ये साबित करना अपना, पाकिस्तान की हाई कोर्ट का डबल बेंच ये फैसला कर चुका है अतर मिल्ला का कि इस तरह के केस अगर तुम लाए तो हम जुर्माना करेंगे। अच्छा। लेकिन तुम लोगों ने पाकिस्तान के अखलाक को समझ कर रखा हुआ है। इस 22 करोड़ अवाम के अंदर औरतें, बच्चियां, बेटियां, बहनें नहीं रहती। कर क्या रहे हो तुम इस मुल्क के साथ? तमाशा लगाया हुआ तुमने इस मुल्क को। इसकी ऑडियो, किसकी ऑडियो नहीं होती? कौन है जो पारसा है? अल्लाह कुरान में कहता है नेक होने का दावा मत करो, हमें पता है तुम कितने नेक हो। लोगों को नहीं पता कि किन किन के टेलीफोन नंबर अक्सियां जो होते हैं जब उनकी पोस्टिंग इधर से उधर हो जाती हैं, और कौन कौन बातें करता है, ऑडियो लीक करते हो और किस किस की करते हो, कौन कौन किस किस की तुमने नहीं की। एक मोहतरमा होती थी आजकल बहुत होते आंसू से रो पड़ी, उन्होंने कहा किसकी प्राइवेसी नहीं होती,
और आज हमारा एक, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूं उस जर्नलिस्ट की, उसने इतनी गलीज ट्वीट किया है, इतना गलीज ट्वीट किया, प्रोग्राम करते हैं कि जी ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है ऑडियो लीक, और बहुत से बमशेल आने वाले हैं। यार तुम्हें शर्म नहीं आती? तो असल मसला यह है कि इस वक्त या तो यह है कि पूरे के पूरे डेस्परेट हो चुकी है एस्टैब्लिशमेंट भी और बाकी लोग कि हम इमरान खान को डिफीट नहीं दे सकते किसी तौर पर, और अगर हम डिफीट नहीं दे सकते तो हम कोई ओछेत करने कर। मैं इज्जत करता हूं मौलाना फजल रहमान की इस मामले के अंदर, उसके सामने ऑडियो लीक आई, उसने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इस तरह की तुम गुफ्तगू भी अगर करोगे तो उसके असरात तुम्हारे ऊपर आएंगे किसी की प्राइवेसी के अंदर। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक कहा, कभी नहीं आपने किया कि एक आदमी उनके दरवाजे के पर्दे से झांक रहा था, अनस बिन मालिक कहते हैं कि मैं खंजर लेके गए और ऐसा था कि उसकी आंख में छुपो देते। आपने पाकिस्तान का तमाशा बनाया हुआ है। और अगर ऑडियो लीक हुई है तो ये एफआईए कहां बैठी है क्राइम के ऊपर, क्यों नहीं पकड़ती उनको? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैरत की बात है कि पाकिस्तान का एक पॉपुलर रैंकर पर्सन उसके ऊपर प्रोग्राम कर रहा है, और एक पॉपुलर 3 टीवी चैनल के ऊपर। तुम लोगों को शर्म नहीं आती कि तुम लोगों को नहीं पता पाकिस्तान के अंदर लोगों की बेटियां, बहनें, माएं ये सब जिंदा है? ये कोई इंटरनेट का मसला है कि जो खोले या ना खोले? अब ये है ऑनस्लॉट। अब आज की रात बहुत अहम है, मुझे इतना लगता है कि इस रात के अंदर बहुत कुछ खुल के सामने आ जाएगा। चलें जी, देखते हैं कि इस रात को क्या कुछ खुल सामने आता है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। स्टे विद अस। नाज़रीन, बात हो रही है पंजाब की सियासत के हवाले से और पंजाब का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। सबकी नज़रें जो हैं वो पंजाब असेंबली पर लगी हुई हैं। हिलाली साहब, अब ये मामला क्योंकि दूसरी जानिब आगे बढ़ रहे हैं, तो जो असेंबलियों की तहलील का मामला था, आप समझते हैं कि वो पीछे रह गया? क्योंकि जो तारीख इमरान खान ने दी थी उस पर तो अब तहलील नहीं होगी ना असेंबलियाँ। जी बिल्कुल। उस आपके सवाल के आने के पहले मैं एक छोटा सा कमेंट कैद कर लूं जो औरिया साहब ने कहा है। उनका गुस्सा जो है इट्स वेरी जस्टिफाइड और बड़ा एविडेंट है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इसको तो इलीगल होना चाहिए। एक इलीगल एक्ट है ना, किसी के प्रिवेसी को वायलेट करना इज एन इलीगल एक्ट। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है द राइट ऑफ प्रिवेसी जी। तो अगर आप एक इलीगल एक्ट का फायदा उठा रहे हैं तो वो तो डबली इलीगल हो गया है ना, कि मैं चोरी कर रहा हूं आपसे और वो पैसे मैं इस्तेमाल कर रहा हूं आपके खिलाफ। वो तो मेरे ख्याल में अगर सेंटेंसिंग का जब वक्त आ जाएगा तो उसको सेंटेंस को डबल कर देना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूं व्हेन इट डज नॉट इन्वॉल्व नेशनल सिक्योरिटी, और अगर भी इफ इट इन्वॉल्व्स नेशनल सिक्योरिटी, जिन लोगों को कन्फाइन करना चाहिए, जो लोग फैसला करेंगे ये नेशनल सिक्योरिटी का और जो लोग सजा देंगे, बेशक उनको दिखाओ, मगर व्हाई द वर्ल्ड? उससे आपका बेनिफिट क्या होता है? इसके मतलब है कि आपका एक पॉलिटिकल बेनिफिट हो रहा है। आप उसको सेंसेशनलाइज करके यू वांट टू रन डाउन अ पर्सन। अभी तक तो हमें पता ही नहीं है इनफैक्ट वेदर इट इज हिज वॉइस और नॉट। मगर देखिए ये क्या वजह है कि ये इतना पब्लिसिटी मिलता है? रोको ऐसे चीजों को। अगर आप एक डिसेंट सोसाइटी है, आप रोकते हैं इन चीजों को। देखिए लंदन में कोई एरियाज हैं जो कहते हैं रेड लाइट एरियाज हैं। सोहो एक रेड लाइट एरिया है। जो सोहो में दुकान खुलता है, आपका हक ही नहीं बनता है कि वो दुकान जाके किसी और जगह खोलें। वो एक स्पेशल लेजिस्लेशन से कन्फाइंड है उस एरिया को, और उधर वार्निंग्स होते हैं कि जब आप उधर जाएंगे अंडर एज ये वो। तो मैं समझता हूँ वी शुड बी एबल टू एड्रेस दिस। ये एक डर्टी गेम है जो खत्म होना चाहिए। अब मैं पीटीआई को पूछना चाहता हूँ कि आपके पास आपको क्या रिजर्वेशंस था कि आपने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को मीट स्क्वेयरली आप तो कहना था आओ। क्या आप डर रहे थे कि कुछ आपके लोग बट गए हैं, बिक गए हैं? क्यों? क्या आपके पास यू आर कॉन्फिडेंट कि आपके पास इतने पैसे नहीं थे? देखिए कहने की बात यह है कि
मैं समझता हूं कि कुछ चीज़ों को आपको, इफ़ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर एंड करेज ऑफ कन्विक्शंस हैं आपको, और आप समझते हैं फिर भी अगर भी नहीं सर्टेनिटी है, आप चाहते हैं कि आप देखें कौन है जो इस किस्म की गद्दारी कर रहा है, तो मेरे ख्याल में आप कहते हैं वेलकम इट। बिल्कुल। और कहते स्पीकर को, अगर मैं पार्टी में कहता प्लीज टेक अ वोट, राइट, हार जाए नो प्रॉब्लम, वैसे ही हमारे में कमजोरियां अगर हैं तो ठीक है, हमें पता चल जाएगा। तो मैं समझता हूं, तो आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड कि गवर्नमेंट ने क्यों नहीं वेलकम किया वोट को। और दूसरी बात है, इनका मकसद अभी रहीम बीबी हो गया है, पक्का हो गया है। इनका मकसद था 6 महीने, अब 3 महीने लगेंगे, ये जाएगा कोर्ट को, आपको पता है। अच्छा, 3 महीने लगेंगे कोर्ट का फैसला, उसके बाद आ जाएगा इंटरिम गवर्नमेंट का मार्च में, और उसके बाद इलेक्शंस होंगे। तो दे हैव अचीव्ड देयर पर्पस। ओरिया साहब, हिलाली साहब का ये पॉइंट कि नंबर गेम तो अच्छी थी परवेज इलाही के पास, पीटीआई के पास, तो फिर टेक्निकलिटीज पे खेलने के बजाय वेलकम करते हैं कि जी आ जाएं, करा लें कॉन्फिडेंस का। देखिए, मैंने बहुत पहले इस बात किया था, आज से 4-5 दिन पहले, बल्कि 1 हफ्ता पहले मैंने बात की थी कि परवेज इलाही की और इमरान खान की एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अच्छा। क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त बहुत शदीद किस्म की रुथलेस हुई है। रुथलेस कहते हैं जो कि तबाह बर्बाद करने के चक्कर में, कि नहीं, इमरान खान की ऐसी की तैसी, इसको नहीं आने देना। और ये वो महफिलों में बैठ कर उनके लोग बातें करते हैं कि नहीं आने देंगे जी। और वो जो उनके जो वफादार लोग हैं, नून लीग जो है या पीपल्स पार्टी जो है, दूसरे, ये भी महफिलों में उनके लोग कहते हैं हमें तो कहा गया है, हम तो कहते हैं जी हम इसको ख़त्म कर देंगे, हमसे तो वादा किया गया था जी, हम तो ऐसे नहीं लिया हमने हुकूमत, हमसे तो वादा किया गया था कि इमरान खान को नहीं आने देंगे, उसका रास्ता हम साफ कर देंगे। तो उसकी वजह से एक खौफ था। तो परवेज इलाही साहब ने और इमरान खान साहब ने, दोनों ने आपस में मेरा जहाँ तक अंदाज़ा है और इतलात भी हैं, ठीक है, फिर कहेंगे जी मैंने प्राइवेसी में इंट्रूड किया और बातें पूछी हैं, लेकिन ये है कि अंदाज़ा भी है और मेरी इतला भी है कि उन्होंने कहा कि हमें बुरा बनने दें। अच्छा। ठीक है, हम बुरा बन लेंगे, परवेज मुशर्रफ के ज़माने में बन गए थे, लेकिन अगर एक दफ़ा आपको ये छाँव जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, ये जो जहाँ आप आराम से बैठे हुए हैं और आपको कोई कह नहीं रहा, और वहाँ भी जो छाँव है, दोनों जो हैं, अगर आप इन दोनों से निकल गए तो मसला हो जाएगा। थोड़ा सा जितना आप डिले कर सकते हैं, 1-2 महीने, वो कर लें। इस दौरान जो खौफ है वो है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा खौफ ये है कि अगर दोनों असम्बलियाँ चले गईं और इन असेंबलियों की वजह से इलेक्शन जो हैं वो हो गए यहाँ पर, इसमें केपीके में और इसमें, तो इमरान खान तो फारग हो जाएगा ना, उसके तो सर से बोझ उतर जाएगा, केपीके का भी और इसका भी। उसके तो नीचे तो सूबाई असेंबली के मेंबरान मौजूद होंगे और वो लगता है कि जीत जाएगा। तो जब 2 सूबाई असेंबली के मेंबरान मौजूद हों तो उन दोनों के वोट से एक कौमी असेंबली का कैंडिडेट बनता है। तो नीचे तो जोड़ तोड़ जो है पीडीएम नहीं कर सकेगी, क्योंकि उसका तो नीचे कैंडिडेट ही को नहीं होगा, तो उसको ऊपर जब लड़ना पड़ेगा तो खला में कैसे लड़ेगा। तो इमरान खान जाएगा सिंध में और बलूचिस्तान में, और हमें लड़ना पड़ेगा 4 सूबों में। तो उन्होंने बाकायदा इसहाक डार को 8 दफा भेजा है, 1 दफा नहीं 8 दफा। वो वहाँ छोले खाने नहीं गया था कि यहाँ नान अलीम अच्छी मिलती है, ज़रा मंगवा दें वजीर अपना आरिफ अलवी साहब, या आपके यहाँ सुना है निहारी अच्छी बनती है तो मुझे खिला दें। ना, वो मुलाकात करने के लिए गया था। वो भी साथ साथ चला होगा जी, वो भी साथ साथ चला हो सकता है निहारियाँ, नहीं दांत दिखाने गया था। अच्छा, क्योंकि दांत बहुत अच्छे देखते हैं, बेसिकली डेंटिस्ट है ना आरिफ अलवी साहब। तो वो 8 मुलाकातें हुई हैं, उसमें यही था कि कोई एक म्यूचुअल डेट हम तय कर लें और उसमें हम एक साथ इलेक्शन करें। क्योंकि वो एक बात तय है कि इमरान खान ने जिस दिन असेंबली तोड़ी उसके अगले दिन टूट जाएगी असेंबली। कोई ये रिस्क नहीं लेगा कि पहले इलेक्शन हो जाए तो उसके बाद इलेक्शन ना हो, ठीक वो। लेकिन एस्टैब्लिशमेंट के अंदर एक ख्वाहिश बड़ी मचलती है कि ये अक्टूबर तक कहीं चला जाए, सितंबर तक। क्यों? आरिफ अलवी साहब का टेन्योर खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना है, वो 4 सूबों में सूबाई में करके, तो कौमी असेंबली में ये लोग मौजूद नहीं, कैसे करें, किस तरह करें, कोई और ये पार्डन पावर भी खत्म हो जाएगी और भी चीजें हो जाएगी। थोड़ा सा खींचे, उनको अंदाजा नहीं है कि कल एक इंतहाई हाई लेवल का आर्मी ऑफिसर, जो हाई लेवल, बहुत हाई लेवल का, रिटायर हो चुके हुए हैं। अच्छा। वो कहीं यूनाइटेड नेशन में पोस्ट थे, ठीक है। वो वहां गए अपने अकाउंट से $15,000 निकालने के लिए कि मुझे दें, तो मैं जाके अपने को काम करूं, मैं अब तो रिटायर, मेरे पड़े हुए डॉलर, मेरे डॉलर में पैसे हैं। उन्होंने कहा भाई साहब डॉलर वालर में पैसे नहीं मिलने हैं,
डॉलर खत्म हो गए हैं। तो उनको बेचारों को पता नहीं कहां कहां से सिफारिशें करानी पड़ी। फौज का एक ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर, ये पता नहीं कि दिन ब दिन ये हालात खराब से खराब होते चले जाएंगे और इनके लिए मजीद मसला बनेगा। और इमरान खान जिंदा तो है ही है, खुदा न खास्ता अगर तुम उसे मारने की कोशिश करोगे तो बेनजीर के 3 दिन तुमसे बर्दाश्त नहीं हुए थे। पाकिस्तान का बदतरीन अलमनाक सान्या था वो। 21 रेलवे स्टेशनों आग लगा दी गई थी सिंध में, बिल्कुल लड़कियां रेप तक हुई थी उसके अंदर। 200 जो थे अपना इंजन जला दिए गए थे सिंध में सिर्फ। और ये तो पंजाब है, ये तो केपीके है, और ये तो अपना वो है क्या नाम है कराची है। चलो सिंध इंटीरियर को हम छोड़ दे, बिठाओ इनको, इनकी औकात क्या। गांव इलेक्शन में जाओ ताकि पॉपुलर गवर्नमेंट, हम तो चीख के कहते हैं कि तुम्हारी जाती ना जो है वो तबाह ना कर दे। आखिरी फैसला आप ये कर रहे हो कि इमरान खान को 230 आने देंगे, आने दें तो आ जाओ। वो भाई आने दो, इस मुल्क का है। जितने तुम वफादार हो उससे ज्यादा वो वफादार है, और जितना वो वफादार है उससे ज्यादा तुम वफादार हो। आने दो उसको, खुदा के लिए खेल मत खेलो। मुझे अभी वैसे इत्तला मिली है कि पाकिस्तान की उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट ने इनकार कर दिया और उन्होंने कहा है कि जो करना है तुम खुद करो। राना सनाउल्लाह साहब फैसलाबाद से बंदे बुलवाए और आके तो चीफ मिनिस्टर हाउस का घेराव करे और आके वजीर आला से इस्तीफा ले। ठीक हो गया। नाजरीन, डिस्कशन आपने सुनी होंगे। मजीद अहम मौज़ूआत के साथ हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।